आपको स्ट्रैटेजिक तरीके से काम करना पड़ेगा। आपने एब्रप्ट तरीके से जिस तरह से रसिया से संबंध तोड़ लिया और एकाएक अमेरिका के धमकाने पर तेल लेना बंद कर दिया, और आप मजबूर थे, तेल लेना बंद कर दिया, वैसी परिस्थिति में तो आपके साथ रसिया यही काम करेगा। अब दिक्कत यह है कि भारत कर क्या सकता था? बहुत सारी चीजें फंसी हुई थी और उस चीजों को बाहर निकालने के लिए भारत को कुछ दिन के लिए मौन धारण करना था। सवाल है कि हमारे प्रधानमंत्री संघाई जा रहे थे, रसिया और चाइना के साथ एक कॉर्पस तैयार कर रहे थे, संदेश दे रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप को डरा रहे थे कि आप हमें, कोई बात नहीं है, हम आपसे नहीं मिलेंगे, आप हमें मिलने के लिए बुला रहे हैं, हम नहीं मिलेंगे, लेकिन हम अपना एक अलग कॉर्पस बना रहे हैं। हम ये तीन महाशक्ति खड़े हो रहे हैं, और समझ लीजिए ये तीन महाशक्ति, क्योंकि उस तस्वीर का इंपॉर्टेंस क्या था, क्या सिग्निफिकेंस था, वो भी तब जब आपके ऊपर सैंक्शन लग रहा है और सैंक्शन के लिए आप बातचीत नहीं कर रहे हैं, सैंक्शन को दूर करने के लिए आप बातचीत नहीं कर रहे हैं, और आप क्या कर रहे हैं, आप उन्हें एक प्रकार से टेंटर हुक पिला रहे हैं, आप उन्हें डरा रहे हैं कि नहीं, हम तो रसिया और चाइना के साथ अपनी मित्रता को आगे बढ़ा रहे हैं। रही बात तेल की, तो रसिया से ले लेंगे और चाइना के साथ हम अपना व्यापारिक ये बढ़ा देंगे, और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम यूरोपियन यूनियन के साथ कर लेंगे। अगर ये मैसेजिंग आपने दिया था, देने की आवश्यकता आन पड़ी, आपने ये मैसेजिंग दी और इस पर बहुत आपको बधाई भी मिली, इस मैसेजिंग का इल्ड क्या है? फिर आपके साथ रसिया ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है? रसिया ने क्यों कहा कि हम कमर्शियल रेट पे तेल खरीदेंगे, तेल बेचेंगे, अब हम आपको रिबेट में तेल नहीं दे सकते, क्यों कहा? और अब आप महंगे कीमत पर तेल खरीदना पड़ेगा आपको, और आपको अमेरिका से भी तेल खरीदना पड़ेगा, वेनेजुएला से भी खरीदना पड़ेगा, उसकी तेल की क्वालिटी थर्ड क्लास है। अभी अब देख, व्यापारी तो व्यापारी है साहब। अंबानी जी अभी एक रिफाइनरी में इन्वेस्ट कर रहे हैं अमेरिका में, अमेरिका एक रिफाइनरी बना रहा है। आपको मालूम होगा कि दुनिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिफाइनरी में से एक है श्रीमान अंबानी जी का रिफाइनरी, जो जामनगर में है। उसी स्टैंडर्ड का या उससे भी बहुत बड़ा रिफाइनरी अमेरिका में लगाया जा रहा है, जिसमें अंबानी जी भी अपना इन्वेस्टमेंट शो किया है। करेंगे कि नहीं करेंगे कहना मुश्किल है, लेकिन अंबानी जी भी वहां इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऐसी मंशा उन्होंने जताई है। अब मित्रों, सवाल यह है कि रसिया जो हमारा एक डिपेंडेबल अलाय था, वो भी हमसे दूरी बना रहा है, और दूरी इस तरह से नहीं बना लिया, वो ये नहीं कह रहा कि हम आपको तेल नहीं देंगे, तेल तो बेचेगा ही बेचेगा, तेल नहीं बेचने से तो उनको नुकसान होगा, लेकिन प्रथम दृष्टया उन्होंने कहा कि नहीं, अब हमारे आपके बीच में कमर्शियल टर्म्स होंगे, मतलब रिश्ते में थोड़ी खटास आ गई। चाइना के ऊपर आप कैसे भरोसा करेंगे? चाइना कब कैसे आपको दगा देगा? हालांकि इस परिस्थिति में चाइना ही आपके साथ खड़ा है। अभी चाइना ने अभी आपको कहा कि आप इंडिपेंडेंस डे के ऊपर, कि भाई आप बड़ी इंडिपेंडेंस नहीं, गणतंत्र दिवस के ऊपर आपको बधाई दी। ऐसा पहले कभी बधाई नहीं दिया था चाइना ने, देता था बधाई, लेकिन इस तरह की इस भाषा का प्रयोग किया चाइना ने। मतलब चाइना अपने तरफ से आपके साथ हाथ बढ़ाना चाहता है, और अमेरिका भारत में आकर के कह जाता है कि जो गलती हमने चाइना के साथ की वो भारत के साथ नहीं करेंगे। इनकी इतनी हिम्मत कैसे हो रही है? इसका मतलब है कि भारत के एक किसी कमजोर नश को, या भारत को लग रहा है कि भारत की यह हैसियत नहीं है कि वो अमेरिका को आंख दिखा सके। मैं हैरान हूं कि कारगिल वॉर के बाद भारत के ऊपर सैंक्शन लगा था, और जो न्यूक्लियर टेस्ट किया था वाजपेयी जी ने, सैंक्शन लगा, उन्होंने कहा लगने दीजिए। और जब अमेरिका ने धमकाया कि आप कारगिल वॉर ये खत्म कर दीजिए, बंद कर दीजिए, तो उन्होंने कहा कि देखिए साहब, आप धमकी मत की, वरना बहुत, वो न्यूक्लियर बोला कि न्यूक्लियर बम देखने के लिए पाकिस्तान बच्चे कल का सूरज नहीं देखेगा। दिस वॉज द वर्ड ऑफ प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ऑन टेलीफोन। साफ साफ कह दिया श्रीमान क्लिंटन जी को कि कल का सूरज पाकिस्तान नहीं देखेगा। अगर पाकिस्तान हमें धमकी दे रहा है और आप मेडिएशन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कह दीजिए पाकिस्तान को कि कल का सूरज पाकिस्तान नहीं देखेगा। इसको कहते हैं दम। बड़े कवि हृदय थे वाजपेयी, लेकिन फौलादी मंशा थी, चट्टानी मंशा थी। मैं हैरान हूं, हमारे प्रधानमंत्री 56 इंच के कह रहे हैं, अब प्रधानमंत्री को इतना अपमानित कर रहा है अमेरिका, इतना कैसे अपमानित कर सकता है? तो खैर, मुझे यह लग रहा है मित्रों कि प्रधानमंत्री की कुर्सी के पीछे अमेरिका पड़ा हुआ है। अमेरिका चाहता है कि भारत को इस स्थिति में ला दिया जाए जहां लोग प्रधानमंत्री की आलोचना करने लगे,
और ये स्थिति ऐसी नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रधानमंत्री बड़ी तेजी से अपनी जियोपॉलिटिक्स को थोड़ा सा और रिफाइन करेंगे और रसिया के साथ अपनी मित्रता को और प्रगाढ़ करेंगे। और ये परिस्थिति ऐसी है कि आप अमेरिका से भी दुश्मनी ना मोल लें। अमेरिका खुद ही दिवालिया होने के कगार पे जा रहा है। अगर ईरान ने एस्केलेट कर दिया इस युद्ध को, तो आप मान के चलिए कि अमेरिका की हालत नेस्त नाबूद होने वाली है। क्यों? क्योंकि मिडिल ईस्ट बहुत बड़े क्राइसिस में जा रहा है और मिडिल ईस्ट का जो पेट्रो डॉलर है, वही डॉलर की हेजेमनी को पूरी दुनिया में बरकरार रखा हुआ था। तो वो उनका जो असली केंद्र है डॉलर की हेजेमनी का, वो ध्वस्त होने जा रहा है। ये सऊदी अरब को इसलिए वो धमकी दे रहा है, इसलिए नहीं कह रहा कि तुम ईरान के साथ हमारे साथ आ जाओ। उनको डर लग रहा है कि सऊदी अरब जो तेल बेच रहा है चाइना को, वो डॉलर में नहीं बेच रहा है। चाइना ने कहा कि हम डॉलर में नहीं लेंगे। आखिर सऊदी अरब जिंदा कैसे रहेगा? अभी सऊदी और यूएई की तो समस्या यह हो गई है कि साहब उनको पानी नहीं मिल रहा है। तो मित्रों, ये युद्ध छेड़ करके अमेरिका ने बहुत बड़ी गलती कर दी है और इसीलिए कहते हैं कि जब आपकी नीयत खराब होती है तो फिर प्रकृति आपको सजा देती है। आपकी नीयत है कि मोदी की कुर्सी ले लें, आपकी नीयत है कि ईरान को ध्वस्त कर दें, आपकी नीयत है कि चाइना को दीवार में सटा दें, आपकी नीयत है कि रसिया को पीछे ढकेल दें। आप ये सब तो अपने जगह बरकरार रहेंगे। ईरान को नुकसान हुआ जरूर है, लेकिन हर कोई वेनेजुएला नहीं है। ईरान वेनेजुएला नहीं है कि आपने वहां के राष्ट्रपति को उठा लिया, मदरो को। वो तो खुद ही अय्याश किस्म का आदमी था, आपने उसको उठा लिया तो क्या हो गया? अब जो भी था वो अपने देश के लिए था, आपने उनकी सोवरेनिटी की हत्या की। लेकिन हर कोई वेनेजुएला नहीं है। आपकी हिम्मत नहीं हो रही है क्यूबा में एंट्री करने की। क्यूबा आपको पानी पिला देगा। और आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है ईरान पर हमला करके। और उसके पहले जो आपने भारत के साथ टग ऑफ वॉर किया था, भारत बहुत संभल संभल के चल रहा है। अगर आप ये सोचते हैं कि चाइना की तरह भारत को नहीं बढ़ने देना है, भारत में जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है उसको डिस्टेबलाइज करो, आपकी नियत यह है, आपके डीप स्टेट की नियत हो सकता है ट्रंप की नहीं हो, लेकिन अमेरिकन डीप स्टेट की यह नीति होगी कि भारत को डिस्टेबलाइज करो। और अभी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नरेंद्र मोदी के रूप में है, उसको डिस्टेबलाइज करो बाय हुक एंड क्रुक। तो हो सकता है कि यहां एलपीजी का क्राइसिस कर दो, गैस का क्राइसिस कर दो, तेल का क्राइसिस कर दो। तो भारत को बड़े फूक फूक करके चलना पड़ेगा, लेकिन उनकी कोशिश जरूर है मोदी की कुर्सी। ये ध्यान रखिए। अभी तो हमारे यहां गैस और तेल दोनों की स्थिति ठीक बनी हुई है, लेकिन खुदा ना खास्ता आने वाले दिनों में अगर क्राइसिस और बढ़ी मिडिल ईस्ट में, रसिया के साथ हमारा जो ऑयल डील है या अन्य देशों के साथ जो हम गैस की लेन देन कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से या इधर से उधर से जहां से भी ले रहे हैं, अगर उसमें सप्लाई चेन में कोई गड़बड़ी हुई तो जो अभी पाकिस्तान में क्राइसिस है, भारत में भी हो सकती है। मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि भारत में ऐसा होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन उनकी नियत, डीप स्टेट की नियत है कि इसी बहाने भारत को क्राइसिस में डालो। भारत क्राइसिस में डलेगा नहीं, अकेला ईरान ही आपके छक्के छोड़ा देगा। और ट्रंप साहब, आप दिवालिया होने के कगार पर हैं। तो मोदी की कुर्सी भूल जाइए। मोदी सुरक्षित है, भारत भी सुरक्षित है। आपकी जितनी चालबाजी होगी भारत को जद में रखने की, वो सारी नाकामयाब होगी। भारत मंथर गति से ही सही, मंद गति से ही सही, अपने रास्ते पर अडिग है और ठीक से चल रहा है। तत्काल तो भारत की डिप्लोमेसी ठीक चल रही है और अब भारत को यह समझ लेना चाहिए कौन दोस्त है और कौन दुश्मन है। हमें अपनी शक्ति, हमें अपने सामर्थ्य को आगे बढ़ाना होगा और हम उम्मीद करते हैं प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में देश अभी सुरक्षित है। और अगर प्रधानमंत्री अभी पूरे देश को अपने देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये बेहद क्राइसिस का वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।